हेलो हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर है वो है यूनिट और डायमेंशन। इसमें देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पेपर में आने वाले वो इस लेक्चर में क्या करेंगे, पूरा का पूरा कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि जो यूनिट और डायमेंशन, चैप्टर का नाम ही है यूनिट और डायमेंशन, तो इसमें डायमेंशन के बारे में जानना जरूरी है, जिसमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये जो सारी हमारे पास जो क्वांटिटी है, जैसे एंगल और सॉलिड एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेन और लेंथ ग्रेडियंट, ये सारे के सारे हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी होते हैं। इन सबको क्या है, सीधा याद ही कर लेना है कि जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन से होते हैं। तो हमारा जो एंगल होता है, एंगल जैसे थीटा, और सॉलिड एंगल। लेकिन इसके यूनिट जो होती है, यूनिट पूछा जाता है कि जो एंगल की यूनिट होती है उसको कहा जाता है रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो क्या बोलते हैं यूनिट होती है उसको कहते हैं स्टेरेडियन। ये हो जाएगा हमारे पास सॉलिड एंगल और एंगल हो जाएगा। फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे दिखाते हैं हम? म्यू से दिखाते हैं। और स्ट्रेन, स्ट्रेन हमारे पास क्या होगा, एक प्रकार का लेंथ जैसा होता है। और लेंथ ग्रेडियंट क्या है, लेंथ बटा लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ ग्रेडियंट हो जाएगा। ये सारे के सारे इनके पास जो क्वांटिटी है, इनके पास डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, ये हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब कुछ क्वांटिटी है, जैसे ये सारे क्वांटिटी है, इनके डायमेंशन क्या होंगे, तो इसके डायमेंशन निकाल के चेक करते हैं कि भाई इसमें डायमेंशन क्या क्या होगा। तो पहला जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको बोलेंगे डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो रो इज इक्वल टू में क्या होता है, एम वी। क्या होता है, रो इज इक्वल टू में एम वी। अब रो को निकालना है, जो मास का जो क्या डायमेंशन होता है उसको लिखते हैं हम एम, और v मतलब होता है यहाँ पे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को लिखेंगे t की भले l की पावर 3, तो ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में, तो m l माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी। क्या हो जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी है m l माइनस 3, ये हो जाएगा डेंसिटी। अब अगला है कौन सा क्वांटिटी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो देखो अब एक फॉर्मूला में फ्लूइड में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू में 6 पाई नीटा आर वी। ये फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू में 6 पाई नीटा आर वी, ये हमारा। और जो नीटा है यहाँ पे, ये जो नीटा है, तो फोर्स क्या होता है हमारा एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। और जो कोई नंबर होता है, जैसे हमारे पास, जैसे यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, 6 है, 6 पाई। तो यहाँ पे जो नंबर का जो 6 पाई हो गया, और नंबर जो होते हैं ये डायमेंशन लेस होते हैं, तो हम 6 पाई को भूल जाएंगे, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा हमारा नीटा। और आर और वी जो है, आर और वी, जो यहाँ पे लास्ट में आर और वी है, ये आर वी कहाँ जाएंगे, नीचे। आर का मतलब होता है रेडियस, और रेडियस को दिखाते हैं एल से, और वी यहाँ वेलोसिटी है, तो इनटू में क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा नीटा। तो नीटा की वैल्यू क्या आ गए, ये एल से एल कट गया, और कोई कटेगा, ये कटेगा, टी से कट गया माइनस टी, तो आ गया एम टी माइनस में 1, और ये जो एल नीचे बच गया ये ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस हो गया। तो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, m1 है, t माइनस 1 है, और l माइनस, ये क्या बोलते हैं माइनस 1 है। तो हमारा जो क्या बोलते हैं विस्कोसिटी की जो डायमेंशन आई वो क्या आ गया, m, और l हमारा माइनस 1 है, और t हमारा क्या है, ये भी माइनस 1 हो गया। अब प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एक उस वाले में क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्लैंक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू में HF, ये H न्यू कहते हैं। ये जो H है यही हमारा क्या कहलाता है, प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। तो H निकालेंगे यहाँ से, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो E डिवाइडेड बाय F। तो H इज इक्वल टू में E मतलब होता है एनर्जी, MLT माइनस 2 और T माइनस 2, और क्या हो जाएंगे यहाँ पे ML2 और T माइनस 2 हो जाएगा। और नीचे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है T माइनस 1। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ गई, H की वैल्यू आ गई हमारी, ये T से T कटेगा, तो यहाँ आएगा MLT माइनस 2 और T माइनस 1, ये बन जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का आया MLT माइनस 2 बाई L माइनस 2 और T माइनस 1, ये हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। और सेम क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का काफी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आता है, तो ग्रेविटेशन का निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा ग्रेविटेशन। तो पहले क्या है,
कि कोई भी डायमेंशन निकालने के लिए हमें पहले उसका फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, और फॉर्मूला पता रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला होता है जो न्यूटन ने दिया था, F इज इक्वल टू में G m1 m2 बटा r का स्क्वायर, यही होता है हमारे पास ग्रेविटेशन। और जो G है हमारा, यही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई अब ये G की वैल्यू निकालनी है, तो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई है, नीचे आएगा डिवाइड में, तो G क्या हो जाएगा हमारा, G इज इक्वल टू में F का R का स्क्वायर, और डिवाइडेड में क्या है, M M बन जाएंगे दोनों, M का स्क्वायर। तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, F का डायमेंशन क्या होता है, F होता है MLT-2, तो फोर्स हमारा होगा MLT-2, और R क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, यहाँ पे R का लेंथ का स्क्वायर, और M का स्क्वायर तो नीचे रहेगा ही। अब यहाँ देखोगे फिर, तो ये M से यहाँ 2 था और यहाँ 1 कट जाएगा, तो ऊपर एक नीचे बच जाएगा, और एक नीचे जो प्लस में होगा वो जाएगा ऊपर माइनस में, तो -1 आ जाएगा M। और यहाँ L का स्क्वायर है, L का स्क्वायर और एक L यहाँ पे होगा, तो L कितना बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, और T-2 तो रहेगा ही। तो हमारा जो G है, G का डायमेंशन क्या आया, M-1 और L-3 और T-2। ये हमने क्या कर दिया, ग्रेविटेशन को इजीली निकाल दिया। या तो ये भी कर सकते हो आप कि डायरेक्टली इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। याद करने के लिए अब देखोगे तो यहाँ पे 1000 फॉर्मूले, अब 1000 फॉर्मूलों को याद तो कर ही नहीं सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, निकाल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, निकालना पड़ेगा। ऐसे याद करोगे तो फिर मिक्स हो जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी याद करने में। फिर है टेंशन। अब टेंशन जो होता है सरफेस टेंशन, जिसको कहते हैं, डिनोट करते हैं एस से, तो इसको कहते हैं फोर्स अपॉन में लेंथ, फोर्स अपॉन में लेंथ, ये ग्रेविटेशन का मिटा देता। अब यहाँ पे जो सरफेस टेंशन जो होता है, ये टेंशन जो है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स है लंबे समय तक, मतलब L से, तो फोर्स का क्या होता है, MLT-2, और L क्या होता है, लेंथ, ये L से L कट गया तो बच गया MT-2, तो सरफेस टेंशन हमारा आ गया ML कुछ नहीं है तो 0 और T-2। ये सारे हो गए हमारे इंपॉर्टेंट मेन डायमेंशन, जो आप इन सबको क्या कर सकते हो, इजिली याद भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमने सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन कर दिया। अब यहां से आता है हमारा जो टॉपिक है, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में कि आप मान लो कि कहीं भी किसी भी शॉप पे जाते हो, तो उसके अंदर देखा जाता है कि जो वेइंग मशीन होती है, जैसे वो वेट मेजर करता है, तो उसी के अंदर जो दिखाया जाता है, वैल्यू दिखाई जाती है, वो कितना एक्यूरेट है, मतलब कितनी एक्यूरेसी है उसके अंदर, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर के बहुत सारे रूल है, आप उस रूल को याद करने चले तो दिक्कत हो जाएगी। इससे हम क्या करेंगे, पहले जो वैल्यू है कुछ, उसको हम याद कर लेंगे। आपको बस एक चीज याद रखना है कि भाई जब कभी भी किसी भी नंबर की जैसे पावर में आता है, तो उसको जो हम काउंट नहीं करते, कभी भी क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो एक तो जो भी पावर में आए उसको हमेशा 0 कर देंगे। और एक रूल दूसरा कि जो सारे नॉन जीरो नंबर होते हैं, नॉन जीरो का मतलब 2 3 4 5 6, ये सारे जो गिनती है हमारी, ये सारे नॉन जीरो है, तो इसमें जो सारे नॉन जीरो नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने नंबर है, 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 4, तो 4 सिग्निफिकेंट है यहाँ, कितने हैं, 4। अब यहाँ देखोगे कि ना एक रूल याद करना है बस, कि पॉइंट के बाद ना 0 की वैल्यू होती है, लेकिन उससे पहले कोई नंबर होना चाहिए, तभी वो क्या कराएगा, सिग्निफिकेंट में काउंट करवाएगा। तो यहां देखोगे तो ये पॉइंट के बाद 0 है, ये मतलब काउंट होगा। अब काउंट होगा तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 3 4 5, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट आ गई इसकी, 5 आ गई, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 5 हो गया। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया कि भाई पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू काउंट करेंगे, ठीक है, काउंट करेंगे, और उससे पहले कोई नंबर भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है, देखो पॉइंट के बाद ये 0 काउंट होगा सिग्निफिकेंट में, तो 1 2 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे। अब यही बताया कि जो पावर में कोई भी संख्या है तो वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट नहीं काउंट हो। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट है हमारे, सिंगल 1 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, आंसर 1 हो गया। अब यहाँ पे लास्ट वाला कि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होगी, लेकिन उससे पहले कोई नंबर होना जरूरी है। तो देखोगे पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ 0 पे ध्यान दो, 0 जो है
भाई नंबर कोई भी है, नॉन जीरो नंबर, वो तो सिग्निफिकेंट में काउंट ही होगा, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, जीरो वाला। तो पॉइंट के बाद क्या होगी, जीरो की वैल्यू होगी, लेकिन उससे पहले कोई नंबर होना चाहिए। तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट यहाँ पे, 1 2 3 4। अब ये पॉइंट से पहले जीरो की काउंट नहीं होती, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। तो इसने हमने क्या कर दिया, सिग्निफिकेंट के जो सवाल है काफी ज्यादा इजी होते हैं, इसको नॉर्मल रूल से आप याद कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व तुरंत हो जाएगा। अब जैसे क्या है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन, मतलब ये जो हमारे पास दिया गया है, ये जो दिया गया है नंबर, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है। तो देखोगे पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होगी कब, जब उससे पहले कोई नंबर होना चाहिए। पॉइंट के बाद जीरो यहाँ है तो इसको काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट में, लेकिन पॉइंट के बाद ये जो नंबर के पीछे आया जीरो, तो ये काउंट कहलाएगा। तो यहाँ पे कितने हो गए सिग्निफिकेंट, 1 2 3 और ये लास्ट वाला 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, हमारे टोटल के टोटल कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हो सकता है सॉल्व। अब अगला है, अगला देखो सवाल, सेम सवाल रिपीट हुआ कभी, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट होंगे, और यहाँ 10 की पावर कितनी है, 3 है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जब कोई भी नंबर होता है पावर में, तो उसकी सिग्निफिकेंट क्या होगी, जीरो हो जाएगी, मतलब सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट होगा। तो देखो पॉइंट के बाद जीरो आ गया, लेकिन उससे पहले नंबर है तो ये काउंट होगा जीरो। तो यहाँ पे 2 जीरो है ही पहले से, और यहाँ पे 2 नंबर भी है नॉन जीरो। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए इसके अंदर, इसके अंदर भी टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। तो काफी इजी है, हो सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए, अब यहाँ देखा जाए क्या, कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट बताना है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट कैसा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड रूल लगेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड रूल कब होता है, तो देखो पहले मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं, फिर डिवाइड वाला कर लेंगे। अब यहाँ देखोगे तो मल्टीप्लाई 3.65 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में फिर है बोले क्या नाम है, फिर 2.1 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस विद करेक्ट सिग्निफिकेंट कितने होंगे, इसके अंदर सिग्निफिकेंट कौन से नंबर होंगे। तो अप्रोक्सीमेशन लगा के यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 365 और यहाँ 21 है, तो 365 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, रुको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ। देखोगे तो 365 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 3 आ गया, 5 दूनी 10, एक ऊपर गया तो 6 दूनी 12 और 13, 1 3 दूनी 6 और 7, तो आ गया 5 6 9 7। ये हमारे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 7965। ये मल्टीप्लाई शायद मैंने ठीक किया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जब मल्टीप्लाई हमने कर दिया, अब इसके अंदर देखोगे तो सबसे मिनिमम जो हमने वैल्यू ली है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट किसका सबसे कम है। तो देखोगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1 2 3, नॉन जीरो 3 नंबर है, मतलब सिग्निफिकेंट 3 है। यहाँ पे कितने जीरो है, 2। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर क्या लगा, पॉइंट लगा लो पहले, 1 अंक के बाद पॉइंट है, 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ लगेगा पॉइंट। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला कितना लेना है, 2 वाला। तो यहाँ पे कितनी संख्या लेंगे, 1 2, तो 7 9 वाला कोई आंसर होना चाहिए और सेंटीमीटर स्क्वायर। और 7 9 वाले में कौन सा आएगा हमारे पास, मिनिमम सिग्निफिकेंट में हमारा काउंट जो होगा यही होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया 7.7। क्यों, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट किसमें है, 7.7 में। आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो भाई, मल्टीप्लाई ना हो, मल्टीप्लाई ना करे और फिर भी सॉल्व कर दे सवाल को, तो कैसा होगा कि जो नंबर हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी 2 नंबर को, उसके अंदर मिनिमम सबसे कम सिग्निफिकेंट किसमें है। तो जब 365 है यहाँ पे और पॉइंट यहाँ पे है और 21 यहाँ है, तो दोनों में सिग्निफिकेंट मिनिमम किसमें है, 21 वाले में। तो 2 वाला आंसर होगा। इसमें क्या है 4, ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3, तो इसमें भी नहीं होगा। अब इसमें 1 है तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कौन सा आंसर हो जाएगा, 7.7 हो जाएगा। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट वाला। और सेम सवाल क्या है, ऐसे ही। अब ऐसा में क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और 2.1 से डिवाइड करना है। अब देखोगे यहाँ पे कि मिनिमम सिग्निफिकेंट कितने आएंगे, मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला कितना नंबर आएगा। तो यहाँ पे कितना है, देखोगे पॉइंट के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना है, 3 वाला है। भाई पॉइंट के बाद ये जीरो काउंट नहीं होगा, मतलब 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। भले क्या नाम है, आंसर जो होगा हमारा 1 सिग्निफिकेंट वाला, जैसे डी आंसर हो गया बस। तो इसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। अब जैसे ये भी एक बार पीछे पीवाईक्यू में पूछा गया है, विच हैज एग्जैक्टली 3 सिग्निफिकेंट फिगर,
किसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट देखो किसमें है। अब देखो कोई भी नंबर है उसके पीछे 0 लगा होगा तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता, ये रूल है उसका। तो ये वाला तो होएगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है। अब यहां देखोगे ये पॉइंट के बाद ये भी नहीं होगा, तो हमारा कितना लाना है? 3 लाना है। तो पॉइंट के बाद क्या होगा? 0 की वैल्यू होगी, लेकिन उससे पहले कोई नंबर होना चाहिए। ये वाला देखो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट, 2, 3, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये तो रॉन्ग है, यहाँ तो एक ही सिग्निफिकेंट है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, ये आंसर। तो इजी इजी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अब यहाँ जैसे क्या है भाई, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो सवाल है इसके अंदर डायमेंशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको जेईई मेन और भी सारे स्कूल लेवल पे और क्लास 11th में ये सब पूछा जाता है, इजीली पूछा जाता है। तो क्या है? द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या है डायमेंशन? अभी मैंने जस्ट पहले निकलवाया होगा, देखोगे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कहाँ निकलवाया? ये रहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, कहा है? ये रहा, जिसमें क्या था? m-1 और L3t-2, L-1 t-L3, यही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है उसको क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि L की पावर वहां पे कितनी है? 3 है, बाकी तो सब में क्या है? 2, 2, 1, 1 है। तो ये हो गया हमारे किसमें? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब आती है अगला क्वेश्चन, कौन सा है? द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज द सेम डेट। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें से जो सारी क्वांटिटी है इसमें से इम्पल्स पूछा गया। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं कि इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स एक प्रकार का क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स को डोनेट करते हैं आई से, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी। इसको क्या लिख देंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यही हमारा क्या कहलाएगा? इम्पल्स कहलाएगा। अब देखोगे तो यहाँ पे जब प्लस वो लगा लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ दोनों सेम डायमेंशन होगा, इसका मतलब जो इम्पल्स होगा वो किसके बराबर आएगा? मोमेंटम के बराबर आएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया? मोमेंटम। तो मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके डायमेंशन इक्वल हो जाएंगे। अब अगला है, अब बोला गया है कि इसमें पीवाई में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। कौन सी क्वांटिटी है जिसमें सेम डायमेंशन नहीं है? अब यहां जब वर्क और टॉर्क का निकालोगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का होता है टाउ इज इक्वल टू में आर इंटू में एफ। अब देखोगे तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा? लेंथ, और फोर्स होता है m-L-T-2। तो यहाँ पे आएगा टोटल m-L-2T-2, ये एनर्जी बन जाएगी। अब ये एनर्जी तो वर्क भी एक प्रकार का एनर्जी, मतलब इसका सेम डायमेंशन होगा। यहाँ पे बोला गया है नॉट सेम, नहीं होगा सेम। तो यहाँ भी सबका निकालोगे तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट इनका भी सेम ही आएगा। लेकिन जो टेंशन और सरफेस टेंशन का निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन सेम नहीं आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? अब बोल्ट्जमैन डायमेंशन निकालने के लिए बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए कि बोल्ट्जमैन होता क्या है। तो देखो बोल्ट्जमैन का फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के बी और टी। और टी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो टी है वो टाइम नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एनर्जी, यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं? टेम्परेचर है। तो यहाँ पे टी क्या है? टेम्परेचर। तो देखोगे एनर्जी क्या होता है? m-L-2T-2, यही होता है m-L-2T-2 इज इक्वल टू में 1/2 के। अब ये जो एक कोई नंबर है उसका डायमेंशन क्या होता है? 0, और टी क्या है? केल्विन। तो के आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा डिवाइड में, तो के क्या हो जाएगा? ml क्या है? ml2T-2, और केल्विन नीचे है तो इनवर्स हो जाएगा, तो केल्विन इनवर्स। ये हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। अब इसमें मिला लेंगे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसमें 2 आना चाहिए दोनों में। अब यहाँ तो आ नहीं रहा 2, यहाँ आ रहा है, लेकिन m 0 है नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखोगे ml, लेकिन t यहाँ पे 1 है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा ml2T-2 केल्विन इनवर्स। तो ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इस सीट के अंदर क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4-5 यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन जो इजी है काफी, जो इसको हम रिवीजन कर सकते हैं। तो देखो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग
इज डज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटी में वही होते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसमें हमारे पास क्या आता है, फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन से होते हैं वो लिख देता हूं मैं एक बार। फंडामेंटल में आते हैं फर्स्ट मास, सेकंड टाइम, थर्ड इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ और मास लेंथ, फिफ्थ हमारे पास लुमिनियस इंटेंसिटी, फिफ्थ हो गया। और सिक्स्थ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ML2 क्या हो जाएगा, MLT, और इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनियस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें फंडामेंटल देखो, इसमें कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है और कौन सा, और एक हाँ ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या है कि लेंथ तो है और टाइम भी है, इलेक्ट्रिक करंट भी है। हमारा जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, नहीं है। तो वेलोसिटी क्या होता है, MLT-1 होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब आगे है डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंपल्स एज सेम। इंपल्स जो है वो सेम डायमेंशन होता है किसके, मोमेंटम। भाई मोमेंट्स, इंपल्स जो है एक प्रकार का मोमेंटम ही है। अब क्या है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर एक प्रकार का डिस्टेंस की यूनिट है। जब कभी भी किसी भी स्पेस में उसके डिस्टेंस नापते हैं, किसी भी दो प्लैनेट स्टार के बीच में, तो वहां पे हम लाइट ईयर का यूज करते हैं। तो यह है डिस्टेंस। आगे क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और ये नंबर दिया गया है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो देखोगे पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू कब होगी, जब उसके पहले कुछ नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद ये शुरू के 3 के तो वैल्यू होगी नहीं, नंबर की तो होगी। अब देखोगे 2 है, 0 है, 8 है, और पीछे उसके क्या लगा हुआ है, 0। मतलब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होगी जब उसके आगे कोई नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 2 1 1 2 3 4। तो यहाँ पे टोटल के टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, सिग्निफिकेंट 4 हो जाएंगे। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसमें सेम डायमेंशन होगा। अब यहाँ पे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाओ। पावर जो होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, अब वर्क अपॉन टाइम है तो उसका डायमेंशन सेम नहीं आएगा वर्क के, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगला क्या है, फोर्स और प्रेशर। फोर्स और प्रेशर, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एरिया भी आ रहा है, तो ये तो होएगा ही नहीं डायमेंशन से। अब यहाँ देखोगे स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, और साथ ही साथ स्ट्रेस भी क्या है, उसके बाद डायमेंशन होता है प्रेशर के बराबर, तो ये तो होएगा नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, जो है टॉर्क। टॉर्क एंड एनर्जी ये हो जाएंगे हमारे इसके सेम डायमेंशन। तो हमारा जो इस क्लास 11th का जो यूनिट डायमेंशन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। और ठीक इसी तरह आगे की जो चैप्टर है उसमें भी मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को लाया जाएगा और इस पे सॉल्व करके दिखाया जाएगा। इतना कर लोगे तो इतने में काम हो जाएगा बिल्कुल। थैंक यू।